हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोश। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। इस फोर्स का एस्टेब्लिश होना अपने आप में एक काफी बड़ी बात है और ये फोर्स एक मूवमेंट की तरह है जो अभी भी चल रहा है। इसकी हिस्ट्री डिटेल में जानने के लिए हमें तिब्बत के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे चाइना ने तिब्बत पर नाजायज तरीके से अपना कब्जा जमाया और क्यों हमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जरूरत पड़ी। जानते हैं इनकी हिस्ट्री पूरी डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत सेंट्रल एशिया के हाई माउंटेन्स कुनलुन और हिमालय के बीच में 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की हिस्ट्री कई सेंचुरीज पुरानी है। 8th सेंचुरी तक यहाँ पर बौद्ध धर्म शुरू हो गया था और ये अभी तक चलता आ रहा है। 1207 ईस्वी में तिब्बत पर शाक्य वंश के राजाओं ने राज किया। तब तिब्बत भारत के अंडर आता था। उसके बाद 1720 में मंगोलों ने इस पर शासन किया और इसे मंगोलिया के साथ मिला लिया। फिर उसके बाद अंग्रेज आए जो कि ईस्टर्न एशिया में काफी तेजी से फैल रहे थे। उन्होंने इस पर अटैक किया। तब तिब्बतियों ने गोरखाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों को करारी मात दी और अंग्रेजों को अपने एरिया में नहीं घुसने दिया। 19th सेंचुरी तक तिब्बत ने अपने आप को आजाद रखा और इसी बीच लद्दाख और कश्मीर पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। तिब्बत ने साउथ में नेपाल के साथ कई बार लड़ाइयाँ की, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा और फिर हर जाने के तौर पर तिब्बत को हर साल नेपाल को 5,000 नेपाली रुपए जुर्माना देने की शर्त भी माननी पड़ी थी। लेकिन जल्द ही तिब्बत ने इस हर जाने से दुखी होकर इससे बचने के लिए चीन की मदद मांगी। चीन ने अपने सोल्जर्स तिब्बत को देकर तिब्बत की मदद की और नेपाल के इस फाइन से छुटकारा दिलवाया। चीन की मदद के बाद तिब्बत को नेपाल को दिए जाने वाले फाइन से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन 1906 और 7 ईस्वी में तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया और याटुंग ग्याटसे समेत गंगटोक में अपनी चौकियां बना ली। 1912 ईस्वी में चीन से माछू शासन के अंत के बाद तिब्बत ने दोबारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 1913 और 14 में चीन, भारत और तिब्बत के कई रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक शिमला में हुई, जिसमें इस बड़ी सी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसके ईस्टर्न पार्ट में चीन के चिंगहाई और सिचुआन एरियाज हैं, उसे इनर तिब्बत कहा गया, और जबकि वेस्टर्न पार्ट बौद्धों के पूजनीय लामा के हाथ में आया, उसे आउटर तिब्बत कहा गया। सन 1933 ईस्वी में 13वें दलाई लामा की मौत हो गई। उसके बाद आउटर तिब्बत धीरे धीरे चीन के घेरे में आने लगा। 14वें दलाई लामा ने 1930 ईस्वी में अपना शासन संभाला। 1950 में जब सॉवरिन पॉलिटिक्स आई तो पंछेड़ लामा के चुनाव को लेकर दोनों देशों के बीच डेमोन्स्ट्रेशन की नौबत आ गई और चाइना को अटैक करने का बहाना मिल गया। 1951 के ट्रेटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम्युनिस्ट चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट अनाउंस कर दिया गया। इसी टाइम पे चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने काफी सारे कानून इन लोगों पर थोप दिए और दलाई लामा के अधिकारों में और कई तरह की पेंशन में कटौती करनी स्टार्ट कर दी। इसी कारण इनमें डिसैटिस्फैक्शन की आग भड़कने लगी जो 1956 और 1959 में बड़ी जोरों से उठ गई। लेकिन चाइना ने अपनी पावर से इसे दबा दिया। चीन के इस अत्याचार से बचते हुए किसी तरह दलाई लामा नेपाल से होते हुए भारत में पहुंचे और अब दलाई लामा यहाँ के सिर्फ नाम के ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चाइना ने तिब्बत के लोगों की भावनाओं की कदर ना करते हुए जबरदस्ती उन पर अपना कल्चर थोपा। जब दलाई लामा और उनके साथ कई रिफ्यूजीज भारत में आए तो भारतीय सेना ने उनके लिए काफी कैंप्स लगाए और उनको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई। ये 1951 और 52 की बात है। अब भारत में रहकर तिब्बतियों की एक फौज तैयार हो रही थी जिसमें खम्पा गोरिल्ला और लामा शामिल थे। उसके बाद तिब्बत ने गोरिल्ला वार लड़ने के मकसद से 300 खम्पा गोरिल्ला चाइना में भेजे और ये वो सोल्जर थे जिन्होंने चाइना से बिल्कुल लोहा लेते हुए अच्छे से लड़ाई करी। लेकिन फिर कुछ राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें नहीं भेजा गया और जब 1962 में इंडो चाइना वार स्टार्ट हुई जो कि तिब्बत के रास्ते लद्दाख वाले इलाके पर थी, तब भारत को एक नई फोर्स बनाने का आइडिया आया। फिर 14 नवंबर 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आईबी चीफ भोलानाथ मलिक ने आइडिया दिया कि हमें एक न्यू फोर्स बनानी चाहिए जिसमें तिब्बतियन रिफ्यूजीज को, गोरिल्लाज को शामिल करना चाहिए। इन सेना में तिब्बत की तरफ से उन लोगों को शामिल किया गया जो अपनी मर्जी से आना चाहते थे, जो लोग दलाई लामा के मकसद और तिब्बत की आजादी से प्रेरित थे। इन लोगों ने चाइना के अत्याचारों को देखा था और तिब्बत को एक आजाद देश फिर से बनाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने बढ़ चढ़कर इस फोर्स में भाग लिया और बाद में आइडियल पर्सन साबित हुए। ये सोल्जर्स काफी स्ट्रॉन्ग और हिल्स क्लाइंबिंग में काफी स्ट्रॉन्ग थे। इनकी यही स्किल चाइना के लिए डेंजर साबित हो सकती थी। इंडियन सोल्जर्स की टफ ट्रेनिंग और तिब्बतियन की अपनी लीडरशिप दोनों को मिलाकर टारगेट कंप्लीट किया जा सकता था। वैसे ये एक रिस्की काम भी था क्योंकि इसमें ज्वाइन होने वाले सभी सोल्जर्स विदेशी थे और कुछ पॉलिटिक्स कारणों के चलते ये काम काफी सीक्रेट भी था। नवंबर 1962 में ही सेना में भर्ती का काम शुरू हो गया और शुरू में 8
60,000 सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई। इन्हें 6 मंथ तक की बेसिक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें गोरिल्ला ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स का चलाना, अटैक टाइज, फील्ड क्राफ्ट, इवोल्यूशन, एनिमीज की कंट्री में एक दूसरे से कांटेक्ट करना एक्सेट्रा। 15 अप्रैल 1963 तक ये सभी सोल्जर्स को ट्रेन किया जा चुका था। शुरू में इन सोल्जर्स को ग्रुप में बांट दिया गया था जब ये भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे। 1963 में इस्टेब्लिशमेंट 2020 की पहली एनिवर्सरी चक्राता में मनाई गई, जो कि उत्तराखंड में है। 1964 में श्री मोरारजी देसाई ने चक्राता में इस्टेब्लिशमेंट 2020 का दौरा किया और यहाँ के इंस्पेक्शन और सोल्जर्स की ट्रेनिंग को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सब इतने कम टाइम में हुआ था। ऑक्शन रिसर्च सेंटर में एयरक्राफ्ट में ऐड से पूरी फोर्स को पैरा ट्रेनिंग दी गई और तभी से पैरा जंप और पैरा ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा गया। तिब्बत में एक ऊंचाई वाले एरिया से इन फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद लद्दाख में एडवांस पैरा ट्रेनिंग दी गई। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्टैब्लिशमेंट 1976 को की गई थी। उससे पहले इसे इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था। 1978 में इसकी एकेडमिक बनावट को चेंज किया गया, उसमें सुधार किए गए। इस्टेब्लिशमेंट 22 की स्थापना 1962 में की गई और अब उसके डिफरेंट पार्ट्स को इस्टेब्लिश होना था। विक्टर कॉलम इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1971 को पूरी की गई, जो कि इसी का एक पार्ट है। पूरी फोर्स की डिपो ड्यूटीज के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अप्रैल 1976 में एसएफएफ एकेडमी की इस्टेब्लिशमेंट से पहले विक्टर कॉलम में रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्टार्टिंग की गई थी। विक्टर कॉलम के सैनिकों ने ऑपरेशन ईगल और ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लिया था। आर्चर कॉलम भी एसएफएफ का पार्ट है, जिसे 1965 में किलाना में 854 नेपाल के गोरखाज और तिब्बत के गोरखाज सोल्जर को मिलाकर किया गया था। आर्चर कॉलम के सोल्जर्स ने ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन रक्षक के साथ साथ ऑपरेशन विजय में भी हिस्सा लिया था। अब तक इस्टेब्लिशमेंट 22 ने सैकड़ों अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जो उनकी वीरता का प्रतीक है। एसएफएफ ने देश की कई बाउंड्रीज पर अपना नाम अर्जित किया है। काफी सोच विचार के बाद 15 जुलाई 1973 को वॉलंटियर गर्ल्स की स्थापना की गई और इसका नाम फॉर फ्रेनिंग कंपनी रखा गया। 1978 में कंपनी का नाम बदलकर वॉलंटियर कंपनी रख दिया गया। इसकी स्थापना का मेन मोटिव गर्ल्स को ट्रेनिंग देना था, ताकि वो अलग अलग ऑपरेशन में अपने गोरिल्ला लड़ाकों के साथ काम कर सकें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। जब से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनी है, तभी से स्पेशल कारनामे इनकी आदत में शुमार रहे हैं। अपने नाम के अकॉर्डिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ऐसे कई कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है जो वाकई में काफी स्पेशल थे, चाहे वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना हो या गंगा और महाकाली नदी के तेज बहावों को पार करना हो। 1980 का नंदा देवी एक्सपीडिशन और 1992 में भागीरथी और संतोपंत एक्सपीडिशन इसके प्राउडफुल हिस्ट्री को गोल्डन वर्ड्स में बताते हैं। 1994 में 1319 किलोमीटर लंबे ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन को 21 दिनों में पूरा करना अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक काम था और इस काम को इन्होंने बड़े ही आसानी से और ब्रेवरी से पूरा किया। इन्होंने जो मेजर ऑपरेशंस किए हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला है ऑपरेशन ईगल। इसे 1971 में पूरा किया गया था। इसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इंडियन आर्मी की हेल्प की थी और उस वॉर में इंडियन आर्मी का साथ दिया था, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ हुई थी, जो अब बांग्लादेश है। उसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। दूसरा ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि 1984 में हुआ था एंड एसएफएफ वाज यूज्ड टू कॉम्बैट विद कम्युनल रियोट्स टू क्लियर द अकाल तख्त ऑफ द गोल्डन टेंपल। थर्ड मेजर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ये 1985 में हुआ था और इसमें एसएफएफ ने एक मेजर रोल प्ले किया था। 1985 और 86 के बीच सियाचिन बैटल हुआ था एंड द रीजन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल बैटल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद ये दिखाने के लिए कि ये कहीं भी पीछे नहीं है, 2005 में 11 वॉलंटियर्स गर्ल्स को आर्मी लेडीज माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए चुना गया। 2005 में एक लेडी और 8 जेंट्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपनी एक्सटैटिक स्टोरी में और इजाफा किया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कहानी बस इतनी सी ही नहीं है। आज भी ये हमारे लिए दिन रात बड़े महान काम करते रहते हैं। अभी जल्दी ही में हुए चाइना के साथ फाइटिंग में एसएफएफ के जवानों ने एक बार फिर से चाइना के खिलाफ अपनी महानता दिखाई है। इस पर हमने वीडियो भी बनाया है विकास बटालियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से, उसे आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।